विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल एक ऐसा कानून जो देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सुरक्षा देने के मकसद से तैयार किया गया है, लेकिन अब तक पूरी तरह यह लागू नहीं हो सका है। यह कानून लोकसभा में 27 दिसंबर 2011 को पास हो चुका है, लेकिन पिछले काफी दिनों से राज्यसभा में लटका हुआ है। आखिर ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल किस तरह काम करेगा, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। इस कानून में उन लोगों को सुरक्षा देने का प्रावधान होगा जो भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जितनी भी शिकायत दर्ज की जाए, उन सभी का ब्यौरा लिया जाए। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग में काम करने वाले अधिकारी की शिकायत को राज्य या केंद्र के खुफिया विभाग को दिया जाएगा। शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम विभाग गुप्त रखेगा। शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम गुप्त न रखने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर शिकायतकर्ता की शिकायत फर्जी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बिल को काफी कमजोर कर दिया गया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में काफी मजबूत विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून है। सूचना के अधिकार कानून के लागू होने के बाद से देश में पारदर्शिता का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। बीते 8 सालों में 40 से ज्यादा सूचना के सिपाहियों को भ्रष्टाचारी निशाना बना चुके हैं। हमें अगर इस भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून बनाना बेहद जरूरी है। तो ये रिपोर्ट थी। तो ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल क्या है, हमने आपको बताने की कोशिश की। अंजलि जी, ये जो फिलहाल जिस स्वरूप में ये बिल है, भले ये बिल है और ये कानून बना, तो आपको लगता है कि इससे वास्तव में हिफाजत हो पाएगी? क्योंकि बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं कि इसमें कई सारे प्रावधान डाल दिए गए हैं जो वो इस तरह के हैं कि शायद वो बहुत ब्रॉड उसकी परिभाषा लेकर के उसका फायदा उठा करके शायद उसमें दिक्कतें आ सके। जी, इस कानून में जो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आज की नई स्थिति है, जहाँ पे इस देश का हर एक नागरिक एक तरीके से विसल ब्लोअर बन सकता है, क्योंकि आपके पास सूचना के अधिकार का कानून है। पहले तो लोगों के पास तभी सूचना होती थी जब वो सिस्टम के अंदर होते थे। आज सिस्टम के बाहर भी बैठे लोगों के पास सूचना हो सकती है, वो विसल ब्लोअर हो सकते हैं। तो ये कानून की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सभी को विसल ब्लोअर का दर्जा देता है, और इसके अंदर एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जो है, जो आज तक नहीं है हमारे देश में, कानूनी परिभाषा विसल ब्लोअर की, वो भी आ जाएगी। लेकिन इसमें कुछ और, इसमें एक और अच्छी बात है जो कि हमने धनंजय जी से सुनी कि यदि कोई अनोनिमिटी मांगता है, कहता है कि मेरी परिचय को आप गुप्त रखिए, नहीं बताइए, मेरा नाम मत खोलिए, मैं इसके बारे में चिंतित हूं कि मुझ पे हमला होगा, तो इसमें प्रावधान है कि उनकी जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाए, छुपा के रखा जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए पेनल्टी भी है यदि कोई उस पहचान को खोलता है, तो उजागर करता है। बहरहाल हम आपसे लगातार ये बात बता रहे हैं कि देश में किस तरह से जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनका विक्टिमाइजेशन चल रहा है, किन्हीं की हत्या हो रही है, किसी को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्येंद्र दुबे जी की जब 2003 में हत्या हुई तो उसके बाद से अब तक 40 आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हो चुकी है। और देश भर में जिन लोगों को आरटीआई लगाने के कारण परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों की अगर तादाद देखें तो हजारों में होगी। ऐसी एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से, डॉक्टर जगत नारायण ठाकुर। जगत नारायण ठाकुर जी, आप बताएं क्या आपके साथ हुआ था, आपने किस तरह से भ्रष्टाचार को उजागर किया और कैसे आपको उसके बाद जो है आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़े इसके? जी, मैं एसकेजे लॉ कॉलेज में इकोनॉमिक्स में लेक्चरर के पद पर कार्यरत था जी। साथ ही वहाँ पे एनसीसी के एनओ के पद पर भी कार्यरत था। वहाँ के जो गवर्निंग बॉडी के जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री लक्ष्मण प्रसाद शाही जी और उनकी बेटी जो वहाँ की सचिव है डॉक्टर उज्ज्वला मिश्रा, दोनों ने मिलकर के 1 करोड़ रुपया 12/6/2006 को एफबीआई के बीयू कैंपस के माध्यम से निकाल लिया। 1 करोड़ रुपया? जी 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 जी, जिस पर हमने आरटीआई जो है लगाया, मुख्यमंत्री सचिवालय में जो आरटीआई सेल है उसके माध्यम से हमने लगाया, जिसकी वजह से इन्होंने हमको वहां से निकाल दिया और हमारे खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाना में केस भी कर दिया जी। जिसकी सूचना हमने प्रधान गृह सचिव अमीर सुहानी साहब को दिया, मुख्यमंत्री साहब को दिया, डीजीपी अभियानंद जी को दिया,
वहाँ के तो सरकारी कॉलेज के सरकारी गवर्निंग जो बॉडी के जो मेंबर है, जिला और सत्र न्यायाधीश जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, उनको भी दिया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मामले में कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। और आगे अब हमारे जान माल पर खतरा बना हुआ, वो लोग कहते हैं कि या तो आप इसको ले या नहीं तो अब आगे की कार्रवाई। आपको आरटीए लगाने के कारण आपको नौकरी से भी निकाला गया है ना? जी जी जी, हाँ, नौकरी से निकाल दिया गया, एनसीसी को बंद कर दिया गया। तो जब आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, इसकी शिकायत आपने मुख्यमंत्री कार्यालय से की, मीडिया में भी आप गए, कुछ आपको अब तक रिलीफ मिला? जी नहीं, हम मीडिया में भी गए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे, हमने बीसी को लिखा, हमने गवर्नर को लिखा, गवर्नर DY पाटिल साहब को लिखा। 20 मई को हमने गवर्नर साहब को इसका जो है सो प्रतिवेदन दिया था। 28 मई को हमने जो है कुलपति महोदय को दिया, जिलाधिकारी को दिया, यहाँ के कमिश्नर KP रवैया साहब उनको दिया, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब विक्टिमाइजेशन बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई ये यूनिक केस भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह पे हम देखते हैं कि जहाँ पे लोग भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उनके ऊपर थ्रेट्स आ रहे हैं, उन पे अटैक्स हो रहे हैं। यदि वो सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, कोई विसल ब्लोअर की परिभाषा है ही नहीं आज, तो उनको प्रोटेक्शन का कोई मसला बनता ही नहीं है, उनकी विक्टिमाइजेशन चल रही है। इस कानून के अंदर जो अभी करंटली राज्यसभा में है, इसमें विक्टिमाइजेशन के लिए प्रावधान है। यदि कोई कहते हैं कि हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान है, लेकिन वो प्रावधान अभी थोड़े से सशक्त करने की जरूरत है। सुंदरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बिहार में हमसे आई हैं, मैं आपसे जानना चाहूँ, आपको अपने आसपास से जो भी गरीब लोगों के लिए योजनाएं होती है, जैसा आपने राम ठाकुर जी के बारे में बताया कि जो गरीबों के लिए जो था उसके लिए आवाज उठाते थे, आपको लगता है कि जो गरीबों के लिए जो पैसा आता है दिल्ली से, जो पैसा भेजते हैं गरीबों की मदद के लिए, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें पैसा आप लोगों को पूरा पहुंचता है कि नहीं? नहीं, पूरा नहीं पहुंचते, बहुत भ्रष्टाचार होते हैं। जहाँ राशन में है जो 12 महीना के राशन मिलते हैं, कूपन मिलते हैं, तो हमें 4 महीना के मिलते हैं, 6 महीना के नहीं मिलते हैं, 7 महीना के नहीं मिलते हैं। कोनो साल में 6 महीना मिलते हैं तो 6 महीना मार लेते हैं। वृद्धा पेंशन है, गरीब के लिए है, तो वो में है तो 1.5 साल में 6 महीना के मिलते हैं, साल भर के मार लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, शिकायत निवारण बिल और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, ये शिकायत करते हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती, इनमें से एक राम ठाकुर की हत्या हो जाती है। बिल्कुल, अभी शिकायत करने के लिए फिर भी हम लोग चल जाते हैं कमाने खटाने के लिए, गरीब है, मुसमात है, विधवा है, तो कमाने के लिए तो वो बोलते हैं आपके पुतोह जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो हम लोग के वृद्धा ससुर है, उसी के घर में से निकाल के रोड पर बड़ा मारा हुआ है, अभी तक बाह नहीं उठता है। किसको मारा आपने क्या बताया? हम लोग के शिकायत करने पर आपके ससुर को? ससुर के। अच्छा, जब आपने उसके बेटा नहीं है, 2 बेटा दोनों गुजर गए। शर्मनाक बात कहेंगे इसको। बिल्कुल, और इसमें जो बहुत ज़रूरी बात समझने की है कि वो कह रहे हैं कि ना कोई शिकायत करने पे सुनवाई है, ना कार्रवाई है, ना सुरक्षा है, तीनों ही चीजें मिसिंग हैं। सूचना के अधिकार कानून का अगर हम इस्तेमाल भी देखें तो इस देश में सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि शिकायत का कोई निवारण नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस पर हम आखिरी कमेंट लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। मैं बहुत संक्षेप में, मैं अंजलि जी आपसे अंत में जानना चाहूंगा, इसमें कमियां बहुत है, हम कमियों पे बात नहीं कर पाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि दरअसल कैसे हमें इस पे आगे बढ़ना है? मुझे लगता है कि यदि पॉलिटिकल पार्टीज इच्छा शक्ति रखें, अपने डिफरेंसेस को असाइड रखें और इन बिल्स को प्रायोरिटी से पास करें, कोई कारण नहीं है कि ये बिल्कुल अच्छे रूप में भी इस सत्र में पास हो सकते हैं। धनंजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भैया के डेथ के बाद से लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा था हमारे यहाँ। सोनिया गांधी जी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था, LK आडवाणी जी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे घर पे, और उनका कहना था कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है और अगर आपको, आपके परिवार को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम करने को तैयार हैं। उस समय हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए थी, हमने मना कर दिया था, लेकिन आज वो मदद मैं इन सारी पॉलिटिकल पार्टी से मांगना चाहता हूं कि अगर आप वाकई हमारे लिए या इस देश के लिए अगर एक छोटी सी मदद करना चाहते हैं हमारी,
तो इन दोनों बिल्स को इस सेशन में प्लीज पास कर दें। ये अपील है एक ऐसे भाई की जिन्होंने अपने भाई को खोया भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। ये अपील पॉलिटिकल पार्टियों से, उन नेताओं से है जो अपनी सहानुभूति लेकर पहुंचे थे। तो इनको सहानुभूति नहीं चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इनको चाहिए तो एक सशक्त विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल जो इनके जैसे जो इनके भाई जैसे अन्य लोग हों उनकी हिफाजत कर सके। यही हम अपील करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। अंजलि जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी, और सुंदरी जी आप यहाँ पर आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमने आज एक बड़े मसले पर बात की, लेकिन इस बीच देश भर में आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। गायब हो गए 4 कब्रिस्तान। मामला जामिया नगर से है। वक्फ बोर्ड में लगी आरटीआई से सूचनाएं मिली कि जामिया नगर में 4 कब्रिस्तान हैं, लेकिन वो 4 कब्रिस्तान कहां हैं इस बाबत वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता। लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान पर लोगों का कब्जा हो चुका है, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है और इसको इसकी भनक तक नहीं लगी। इकलौते बच्चे कब्रिस्तान में लोगों को दफन करने की कीमत वहां पे 5,000 रुपए फिलहाल वसूली जा रही है। बिजली, सड़क, पानी की समस्याओं के अलावा जामिया नगर में कब्रिस्तान की समस्या काफी बड़ी समस्या है। खबर सूचना का अधिकार कानून से है। लखनऊ के रहने वाले आरटीआई आवेदक संजय शर्मा ने जब आरटीआई डालकर प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जानना चाहा कि आखिर देश में जो किन्नर वर्ग है, जो किन्नर तबका है, क्या उसके लिए सरकार ने किसी तरह की कोई योजनाएं बनाई या फिर उन पर पैसा खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो आरटीआई आवेदन पहुंचा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस आवेदन को सहकारिता मंत्रालय भेज दिया। सहकारिता मंत्रालय ने जवाब दिया कि अभी तक भारत सरकार ने किन्नर पर ना ही कोई योजना बनाई है और ना ही 1 रुपया खर्च किया गया है। हालांकि एक समिति जरूर बनाई है जिसको यह देखना था कि किन्नरों में क्या दिक्कत है और देश में उनकी जनसंख्या कितनी है। आखिर उस दिक्कत को देखकर उनका निस्तारण किया जाए, और इस सारा खुलासा हुआ है सूचना का अधिकार कानून से। डीओपीटी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर करके अपने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को ये हिदायत दी है कि किसी भी आरटीआई कार्यकर्ता से उसके पता न पूछे, और जो आरटीआई कार्यकर्ता अपना जो पोस्ट बॉक्स नंबर जो दिया हुआ है उसी पर पत्राचार करें। जी हाँ, इसके पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने इस तरीके के एक फैसले में ये लोगों को फैसला देते हुए कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आरटीआई कार्यकर्ता का पता पूछा जाए। अगर पोस्ट बॉक्स नंबर उस पर लिखा हुआ है तो उसी पर आप पत्राचार करें, उसी पर उसे सूचना मुहैया कराएं। आरटीआई का जवाब नहीं दे रही केजरीवाल सरकार। सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने लगाई थी आरटीआई। सालाना 20,000 लीटर पानी और बिजली की दरों में सब्सिडी देने के लेकर उन्होंने कुछ सूचनाएं आरटीआई के तहत मांगी थी। इसके साथ ही रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में कितना खर्च हुआ था उसका भी ब्यौरा मांगा था। लेकिन अब तक उनकी जो एप्लीकेशन है विभागों चक्कर काट रही है। करीब 22 विभागों के चक्कर उनकी एप्लीकेशन काट चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जो सरकार के सचिव हैं उनको इस बाबत कोई जानकारी ही नहीं है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की बात करने वाली सरकार ही अगर आरटीआई कानून के तहत जवाब नहीं देगी तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। एलआईसी का 70 अरब रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स का बकाया है। इससे पहले भी केंद्रीय सूचना आयोग टैक्स की बकायों को लेकर कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, क्योंकि जो टैक्स होता है ये आम जनता का पैसा होता है और इसी टैक्स से देश का विकास होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना फायदा तो देखती हैं, लेकिन जब टैक्स बकाये की बात आती है, बकाये को जो चुकाने की बात आती है तो वो बहुत ही पीछे रह जाती है। हरियाणा करनाल स्थित एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर लगभग 10,000 का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाते हुए कहा है कि 30 दिनों के अंदर ये जुर्माना राज्य सरकार के खाते में जमा कराए। 3 साल बाद भी सूचना, एक आरटीआई कार्यकर्ता थे, 3 साल बाद भी सूचना नहीं दिए थे। कुछ स्कूल प्रबंधन से अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन वो सूचना मुहैया नहीं कराए थे। इसी तरीके से अगर देखा जाए एजुकेशन विभाग जो है, शिक्षा विभाग जो है आरटीआई देने में हमेशा से आनाकानी करता रहा है। पूरे देश से इस तरीके के मामले आ रहे हैं। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जानने कहा @gmail.com, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, और आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।